बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूँ सईद चौधरी। फौज के एक हादर सर्व जर्नैल के 2 जवान साल बेटों की जिंदगियां दांव पे लगी हुई हैं इस वक्त। वो किस मिशन पे हैं और उनके वालिद जो हैं वो परेशान क्यों नहीं है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने ये कह दिया कि ईरान के ऊपर दोबारा एक मरतबा फिर उन्होंने अपना बयान जो है उसका अदा किया कि जनाब ईरान के ऊपर जहन्नम के दरवाजे खोल दो। और वो कर भी ऐसा ही रहे। रोज़ाना वो बमबारी कर रहे हैं, वहाँ के ऊपर मिसाइल दागे जा रहे हैं, जेट जो है वो आके अंदर बमबारी करते हैं। मुसलसल 12वां दिन है, 12वीं शब है आज कि वहाँ पे ये हमले किए गए हैं। इसकी तफसीलात और क्या ज़मीनी जंग होने वाली है खित्ते में, खलीज में। और दूसरा जनाब, पेट्रोल की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर जनाब बढ़ाई जा रही हैं। रद्दोबदल नहीं हो रहा, इजाफा हो रहा है रोजाना। और ये जो उन्होंने अपनी तरफ से तो कौम को जनाब रिलीफ देने के लिए रोजाना की बुनियाद पे वो कह रहे हैं जनाब हम चाहते हैं कौम को रिलीफ मिले। ये रिलीफ जो है ये उल्टा गले पड़ गया है अवाम के भी गले पड़ गया और हुकूमत के भी, आप समझे, ये गले पड़ गया है। इन्होंने जो एसोसिएशनें हैं, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन और जो पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन है, उनको तो मना लिया। उनकी जो हड़ताल की कालें थी वो मुखर करवा दी है। लेकिन अवाम के ऊपर जो आप ये कह सकते हैं कि जनाब उन्होंने एक तलवार लटका दी है, ये तलवार किस हद तक मोहलक साबित हो सकती है। ये जनाब इन्होंने कोई मेरे ख्याल 17 तारीख को इन्होंने फैसला किया था जनाब रोजाना की बुनियाद पे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ करेगा। पहले जनाब ये एक माह पहले जो माजी में 1 महीना जो है कीमत का तयन होता था, फिर जनाब उसके बाद इन्होंने 15 दिन कर दिया। फिर जब ये ईरान वाली जंग शुरू हुई है तो इन्होंने 7 दिन का जनाब शुरू कर दिया। जनाब 7 दिन के लिए तयन हुआ करेगा कीमतों का, पेट्रोलियम की मसनूआत की जो कीमतें उनका। अब जनाब इन्होंने कह दिया ये कोई नया फार्मूला ले हैं जनाब रोजाना की बुनियाद पे ये जनाब कीमतें जो हैं वो मुकर्रर होंगी। अब जब से 17 जुलाई से लेके अब तक जो पेट्रोल है, पेट्रोल उसकी कीमतों में 18 रुपए के करीब राउंड अबाउट ये इजाफा हो चुका हुआ है। जबकि जो डीजल है उसकी कीमतों में 50 रुपए पर लीटर इजाफा हो चुका हुआ है रोजाना। पहले तो यानी कि 15 दिन बाद लोग जो है ये बददुआएं देते थे, फिर जनाब 7 दिन बाद बददुआएं देना शुरू हो गए। अब रोजाना की बुनियाद पे हुकूमत जो है ये ज़ाहिर है, हुकूमत को आप ये भी कह सकते हैं ना, वो हुकूमत रोजाना की बुनियाद पे हुकूमत को बुरा भला कहा जा रहा है कि रोजाना ही जनाब ये पूरी दुनिया में एक माह के लिए जो जब पेट्रोल का आप सौदा करते हैं इनवाइस रेट देखें उसके मुताबिक फिर उसके अखराजात और फिर अपनी लेवी शेवी टैक्स डाल के तो 1 महीने के लिए कीमत मुकर्रर होनी चाहिए। लेकिन ये कहते नहीं जनाब रोजाना की बुनियाद पे। अब रोजाना ये तो उसी तरह की सूरत बन गई ना कि जनाब जो ट्रंप साहब ने जंग छेड़ी और आपने हुर्मुज़ खुली थी, ट्रंप साहब ने जंग छेड़ के वो आपने हुर्मुज़ बंद करवा दी। अब उसे दोबारा खुलवाने के लिए वो जंग कर रहे हैं। ये इसी तरह की सूरत, ये अवाम को रिलीफ देने के लिए जनाब ये कह रहे हैं मुनाफाखोरी वो रोकना चाहते हैं हम, वो माफिया जो है उनको जनाब चाहते हैं कि वो जखीरा अंदोजी ना करें, ये सारी चीजें रोकने लगे, अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। अवाम को रिलीफ ये मिल रहा है कि रोजाना जो है वो जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हो रहा है। अब ये जो अच्छा, और फिर वो 8, 9, 10 बजे के करीब नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि दूसरे दिन जो कीमत होना होती है, तो वो 8, 9, 10 बजे जो है ये जब मीटिंग हुई है ना इनकी, वज़ीर पेट्रोलियम और दीगर जो काम बैठे थे उनके साथ ओगरा वाले भी थे और ये जो डीलर एसोसिएशन है, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन और पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन, इनके साथ जो मीटिंग हुई है तो वहां ये मुझे ये पता चला है, ये कहते रहे हैं कि जनाब यार थोनों का टेंशन है, परेशानी है, पेट्रोल दी कीमत तो वधदियां ही जानियां तो थोनों तो फायदा ही है। रोजाना वो कहते हैं रोजाना की बुनियाद पे ना करें ना। वो जो डीलर एसोसिएशन है वो ये कहती है कि जनाब 15 दिन कीमत करें, आप 15 दिन बाद इसका वो कीमत का तयन करें। और वो जो है पेट्रोल पंप एसोसिएशन वाले वो कह रहे हैं जनाब 1 माह होनी चाहिए कम से कम रोजाना की बुनियाद पे। दोनों नहीं मान रहे थे। अब इन्होंने उनको मनाम नहीं लिया किसी तरीके से ना। अब जो ताजा तरीन जो मैंने अर्ज किया ना, ये नोटिफिकेशन जो है, ये नोटिफिकेशन हम दिखा रहे हैं जनाब, जो 22 तारीख को जारी हुआ, 23 जुलाई को यानी उसकी जो कीमतें होंगी वो ये होंगी कि जनाब जो 375 रुपए 4 पैसे वो कीमत कर दी है डीजल की और 327 रुपए 12 पैसे वो कर दी है जनाब पेट्रोल की। और जनाब
जो डीजल है उसकी कीमत में इजाफा हो गया ₹7.83 और पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा जनाब ₹3.39। अब ये जनाब मिसालें दे रहे हैं जनाब अमेरिका की, कि अमेरिका में रोजाना कीमतें जनाब आगे पीछे होती है, वहां हुकूमत नहीं करती, ओगरा नाम की वहां कोई तंजीम नहीं है सर, कोई इदारा ही नहीं है वहां पे, वहां ओपन मार्केट है। जो कंपनियां हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, जो भी वहां इनके पेट्रोल पंप जो सप्लाई देते हैं, जो मार्केटिंग करते हैं, वो तयन करती हैं कंपनियां जो है कीमत का। वहां इस तरह वो अंधाधुंध वो नहीं बने हुए जनाब, कटल बने हुए हैं और जनाब पता नहीं क्या क्या बना हुआ है, वहां इस तरह नहीं है, वहां मुकाबले की फिजा है। अब वहां रोजाना की बुनियाद पे बल्कि बाज़ का तो दिन में 2 दफा भी आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं कि जनाब वो $4 $5 का फर्क पड़ गया। अब ये देखें, ये हमारे दोस्त हैं जहीर साहब, अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनके साथ बात हो रही थी, अमेरिका में होते हैं समरसेट न्यू जर्सी में। वो कहते हैं जब कल मैंने जो पेट्रोल डलवाया था ना वो था $3.80 फी गैलन, और वो आज वो कह रहा है कि जनाब वो $3.93 फी गैलन कीमत होगी, यानी 13 सेंट फी गैलन जो है ना इजाफा वहां पे हो। अब उन्होंने मुझे एक और बड़ी दिलचस्प बात सुनाई, उनके जनाब एक ही कंपनी का पेट्रोल पंप अगर तो किसी पसमानदा या मिडिल क्लास इलाके में है तो वहां उसकी कीमत कम होगी। इन्हें तो सब्सिडी का नहीं बन रहा फार्मूला, वो कहते हैं वहां कीमत कम होगी, लेकिन जो पोश इलाके हैं, अमीर इलाके हैं, वहां पेट्रोल की कीमत ज्यादा होती है। एक ही कंपनी का पेट्रोल पंप है लेकिन कीमतें अलग अलग हैं, ये उन्होंने मुझे बताया है। और दूसरा ये जो अब जो मैंने कहा ना कि अवाम का रगड़ा निकलने वाले, अब ये जो है ना, जो ये पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन है, वो ये कह रही है कि जनाब हमारा जो कमीशन है ना वो पर लीटर की बजाय परसेंटेज मुकर्रर की जाए, ठीक है ना। वो समझ रहे हैं कि डॉलर वो जो फी लीटर को हमारे अखराजात की कीमत बड़ी बढ़ गई हुई है पेट्रोल की, तो जनाब हमें वो जो पैसा हमारा ज्यादा खर्च होता है तो प्रॉफिट कम होता है। वो कहते हैं ना परसेंटेज जो है ना वो जो कीमत है उसमें हमारी परसेंटेज तय कर दें, ये नहीं कि पर लीटर जो आप दे रहे हैं उसको खत्म करें। अब अगर परसेंटेज होती है तो फिर वो जो प्रॉफिट है वो किसके खाते में, किसकी जेब से जाना है? मेरी जेब से जाना है, आपकी जेब से जाना है। और दूसरा वो जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन वाले हैं वो जनाब बड़ी उनके जो मुतालबात हैं, ज़ाहिर उनकी वादा किया है तो उन्होंने मौखर किए हैं ना, अपनी हड़ताल की कालें जो हैं वो कह रहे हैं जनाब कोटा सिस्टम खत्म करें जनाब आप। और दूसरा वो ये कहते हैं कि जनाब वो जो हमारा प्रॉफिट है ना ₹8.61 फी लीटर, उसको जनाब ये बहुत कम है। वो कहते हैं इसको ₹24 करें सर, ₹24। अब ये 8 से जब 24 होगा तो फिर वो किसकी जेब पे बोझ पड़ेगा? वो मेरी और आपकी जेब पे बोझ पड़ेगा। रोजाना की बुनियाद पे अगर पेट्रोल आगे पीछे हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं उनका क्या मैकेनिज्म बनाया है आपने? अब ये तो नहीं हो सकता जनाब कराची से एक बस चलती है जनाब रात को 11:30 बजे और वो डलवाती है जनाब ₹300 पर लीटर के हिसाब से डीजल, मैं वैसे बात कर रहा हूं, और जनाब 12 बज जाते हैं रास्ते में और उसके बाद जनाब 2 घंटे बाद उसको दोबारा टैंकी फुल करवाना पड़ती है, तो वो जनाब हुआ पड़ा होता है ₹320 पर लीटर, जो ₹350 पर लीटर हुआ पड़ा होता है। तो फिर वो क्या सवारियों से बीच में, तो उस वक्त किराया वो बढ़ा देंगे। हर रोज जो है वो किराया अगर बढ़ता है तो फिर वो क्या, वो जो सवारियां बैठी हुई हैं जिन्होंने दूर जाना है, टिकट ले ली हुई है, तो वो क्या वो जैसे वापड़ा वाले फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस डाल देते हैं कि वो हर जो सवारी से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लेंगे? क्या करेंगे? कोई मैकेनिज्म तो बनाए ना। क्या कीमत, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाता है ना, वो उसके हिसाब से फर्ज कर लें जो आपने बना दिया परसेंटेज के हिसाब से वो बढ़ा देते हैं, लेकिन कम कब करते हैं? कम कब कीमतों में, किरायों में कमी कब होती है? बड़ी अजीबोगरीब इनकी बहरहाल पॉलिसी है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये पॉलिसी जो है, यार भाई मेरे, दूसरा जो है आपके पास, आप ये कहते हैं कि 28 दिन का जखीरा है हमारे पास, ये पाबंदी है, कानून है कि जो ऑयल कंपनी है ये 28 दिन का जखीरा रखेंगी अपने पास। और जो मेरी इतला है, जो मुझे पता चला है कि ना वो 28 दिन का जखीरा जखूरा कोई नहीं होता उनके पास, 15, 16, 17, 18 दिन, बस, इससे ज्यादा कोई नहीं है। और यही वजह है कि ये जो कीमतें हैं पेट्रोल की, इनकी बड़ी तेजी के साथ ऊपर नीचे जो कर रहे हैं,
अगर 28 दिन का जखीरा हो तो वो 28 दिन जिस कीमत पे, जिस इनवाइस पे वो खरीदा गया है और उसमें टैक्सेस वगैरह और किराया शराया डाल के, अखराजात निकाल के डाल के सारा कुछ, उसके हिसाब से क्यों नहीं हो सकता? ये अमेरिका की मिसाल ना दें। अमेरिका में तो ओपन मार्केट है यार, जहां आप लोगों का कंट्रोल है। ओगरा को बनाया हुआ, रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई हुई है आपने, और उसको भी इख्तियार नहीं दे रहे। अगर उसको इख्तियार दे तो वो नहीं डाल देती है। तो भाई मेरे, ये जो 17 तारीख से अब तक 50 रुपए बढ़ गया हुआ है, इजाफा हो गया हुआ है डीजल की कीमतों में, तो भाई मेरे हफ्ते बाद कर लें, आप आगे पीछे कर लें, उसको कोई लचक पैदा कर लें। लेवी जो है, जो लगाई हुई है, उसमें कोई इस तरह का मैकेनिज्म बना लें कि वो जनाब लेवी के पैसे जो हैं वो आप जो है वो उधर कीमतों में एडजस्ट कर लिया करें। कुछ दिनों बाद, 7-6-7 दिन की तो बात है ना, 6-7 दिन, 7 दिन आप वहां एडजस्ट कर लिया करें, फिर अगली मरतबा वो कथर निकाल लिया करें। तो रोजाना की बुनियाद पे अवाम को तंग करना, फिर ये तो नफ्सियाती मरीज बना देंगे यार। लोग जो है वो पेट्रोल डलवाते हुए जनाब, वो 7 बज गए हैं जनाब, अब कीमत बढ़ जानी है, लाइन लग जाएगी। अगर 9 बजे, वो आप जनाब 9:30 बजे, 10 बजे एक नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं 2 घंटे 3 घंटे पहले, तो जनाब वो फिर वो पेट्रोल पंप वाले जो रोक के बैठ जाते हैं जनाब, हमें तो प्रॉफिट ही आना है ना जनाब, जो पेट्रोल हमारे पास जखीरा पड़ा हुआ है। अब आते हैं ईरान अमेरिका जंग की तरफ। 12वीं मुसलसल रात है जब अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर बमबारी कर रहा है, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं। एक नहीं, कई शहरों में, कई सूबों में मुसलसल वो कार्रवाई कर रहा है। ये गुज़श्ता शब वहाँ जो उन्होंने बमबारी शमबारी की है, तो वो उन्होंने, वो 11वीं शब थी, वो 1.25 घंटा यानी 7 बजे के करीब वो उन्होंने बमबारी शुरू की, और 8:15 बजे वो उनके जो सेंट काम वगैरह, 8:15 बजे जनाब वो बमबारी शमबारी करके तबाही शबाही मचा के जनाब निकल गए हुए हैं। और ईरान जो है वो कह रहा है जनाब ऊँटों के दौर में भेज देंगे। ऊँटों के दौर में तो फिर अरबों के भेजना है ना, यही बात कर रहे हैं ना वो। तो वो क्या, वो कोई ज़मीनी जंग छेड़ने वाला है ईरान जो है, ये भी देखने वाली बात है। जो मैं कह रहा हूँ ना, अमेरिका घंटा 1.25 घंटा जनाब बमबारी करता है, फ़ज़ाई हमले करता है और तबाही मचा के निकल जाता है। पोल उड़ा दिए, बिजली कई सूबों की बिजली जो है वो गायब है, बिजली की तनसीबात। और फिर उन्होंने एक और जो काम किया, अच्छा वैसे तो उन्होंने तेहरान में फ़ज़ाई निज़ाम जो है वो फ़ाल किया, एक्टिव किया हुआ है, लेकिन वो काम नहीं आ रहा किसी। दुख की बात ये है। और दूसरा, तबरेज़ में उन्होंने जनाब फौजी अड्डे को एक को निशाना बनाया था। फिर खुज़िस्तान के जो सूबा है उसमें मीदिया, माशर, बेबहान, वहाँ धमाकों की इतलात कल भी थी। आज फिर वही आपने हुर्मुज़ के करीब जो है शरीक जो है वहाँ पे जनाब जनूबी मशरकी इलाकों, चाबहार में और कनार्क में, और फिर वो कह रहे हैं जनाब वो एक जजीरा है जो उनका खार्ग क्या नाम है उसका, वहाँ वो कहते हैं जनाब हमने हमला शमला करना है। फिर बूशहर है, गंगावर है, कबूतर आहंग है, और पहली मरतबा गुज़श्ता शब उन्होंने जो कुर्दिस्तान है, बाना के करीब, वहाँ भी उन्होंने जनाब हमले शमले किए हैं ये। और जहाँ वो जाते हैं वो उनका डिफेंस सिस्टम जो है नहीं रोक सकता है इनको, ये उनकी भी खुशफहमी है। और हम जो ईरान के साथ हमदर्दी रखते हैं, हमारा भी ये कह लें कि जनाब ये खुशफहमी वाला मामला है कि जनाब जो समझ रहे हैं कि ईरान जो है जनाब डटा हुआ है, क्या कर रहा है क्या नहीं। और ईरान दूसरी तरफ जो है, और देखें बरतानिया जो है, नए वज़ीर आज़म जो आए उसने भी अमेरिका को कहा कि जनाब आप हमारे फौजी अड्डे इस्तेमाल करें। और डोनाल्ड ट्रंप जो धमकियाँ दे रहा है कि जनाब जो सैनिटरी फ्यूजेस हैं उनकी, जो उनकी तनसीबात हैं, जोहरी तनसीबात हैं, वो अगर पहाड़ों के ऊपर भी हैं। इसराइल कह रहे हैं जनाब एक पहाड़ी के अंदर, उसका नाम शायद मेरे ज़हन से निकल रहा है, तो वहाँ जनाब उन्होंने वो मुंतकिल कर दिया। वो कहते हैं पहाड़ों को उड़ा देंगे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं पोल उड़ा देंगे, बिजली घर उड़ा देंगे, पानी के ज़खायर उड़ा देंगे। ये अच्छा, ये पानी के ज़खायर, ये वो जो चीज़ें हैं, ये बिजली की तनसीबात है, शहरी बातें हैं, ये तो होता है जो कि जनाब ये बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। वो अगे वो बैनुल अक़वामी कवानीन मान रहे हैं अमरीका, वो तो अपनी मर्जी कर रहे हैं यार। वो कहते हैं कि बैनुल अक़वामी कवानीन उन्होंने जो मैं कहना, जो मैं करना, वो तो किसी ने कुछ हुण तक कौमी तदा च गए सी ना, किसी ने कुछ बिगाड़िया होता, किसी ने पूछा उन्होंने कि तू की कर रहे हैं। और दूसरा वो जो मैंने कहा ना वो पहाड़ शहाड़, वो उन्होंने जो है ना B-1 तैयारी जो हैं वो उसकी खेप जो है वो पहुंचने शुरू हो गई है खलीजी ममालिक में, इसराइल में, उर्दन पर, इधर उधर जिधर भी है वो। तो वो इसका मतलब ये है कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहा है कि ना मैं तो पहाड़ों को भी रेजा रेजा कर दूंगा, उड़ा दूंगा, जहाँ भी मुझे पता चलेगा
تو وہ یہی کام مجھے لگتا ہے کہ کرنے والا ہے۔ تو پھر جناب وہاں یہ کل کی خبر ہے ویسے، ان کے جو وزیر جنگ ہیں انہوں نے جو وہاں بریفنگ شریفنگ دی ہے ایوان نمائندگان میں، تو انہوں نے کہا جناب 37 پیسے مانگ رہے ہیں، کہ 37.5 ارب ڈالر جنہیں جب خرچہ آ گیا تو فنڈ کٹ گئے نے، تو پیسے ہور دو، تو چین اور روس وہ کہتے ہیں بعد معاملات میں ایران کی مدد کر رہا ہے، اور چین اور روس نے کہا جیسے کوئی شوئی مدد نہیں کر رہے، اینکل نہیں کر رہے ہیں، بہانے لا رہے ہیں۔ اور قطر نے یہ احتجاج کیا ہے، اقوام متحدہ کے اندر کھڑے ہو کے احتجاج کیا کہ جناب یہ ہمارے اوپر بلا وجہ حملے کر رہے ہیں، ایران ہمیں ہرجانہ دلوائیں۔ اور جو حوثی ان کی جو ایک طرح سے پراکسی ہے، ایران والوں نے کہا کہ جناب آپ جو باب المندب بند کر دیں، تو وہ جناب روزانہ دھمکی دیتے، پاکستان نے کہا جناب یہ دھمکی شمکے سانو نہ دیو، تو جناب اگر ساڈے کسی جہاز دے اوپر حملہ ہویا تو اسی سمجھا کہ ساڈے اوپر حملہ ہوا، ساری ملکی استحکام دا سالمیت ہے معاملہ ہے۔ اور اسی طرح سعودی عرب کے حوالے انہوں نے کہا کہ اب بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں وہاں جا کے ہم کیا کر سکتے ہیں، بھائی میرے اگر ہماری فوج جو ہے، ایئر فورس جو ہے، وہاں ایک دستے موجود ہیں وہاں اس کے اندر سعودی عرب کے اندر، تو پھر تو ہم کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہ محض اس کو دھمکی نہ سمجھا جائے، یہ جو ان کو دیا حوثیوں نے رات گئے پاکستان کی وارننگ کو نظر انداز کر کے سعودی 2 ٹینکر جو ہیں ان کے اوپر حملہ کی ہے۔ اب اس کو پاکستان اور سعودی عرب کے جواب کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی جناب یہ صورتحال وہاں بنی۔ اور دوسرا جو یہ کہہ رہے ہیں، ویسے تو ٹرمپ نے اہمی ماری ہے کہ جب ہم اپنی بری فوج جو ہے وہ داخل کر دیں گے، پیدل فوج جو ہے وہ اس کے اندر داخل کر دیں گے، تو مجھے نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوگا۔ لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں اونٹوں کے دور میں بھیج دیں گے، وہ اب کیا کرتے ہیں، یہ رات کو یہ ان کے اوپر بمباری کرتے ہیں، تہس نہس کرتے ہیں امریکہ والے، اور وہ جناب دوسرے دن جناب اٹھتے ہیں کویت کے اوپر، عراق کے اوپر، اردن کے اوپر، بحرین کے اوپر، وہ حملے شملے شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو خبریں ہیں، خبر یہ ہے کہ جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ ایران کا پلان ہے کہ عراق، کویت اور بحرین وغیرہ میں نا وہ کوئی پیش قدمی کرے ان کے فوجی اڈوں کی طرف، وہ کچھ ان کا اسلحہ وغیرہ جو نا ان ملکوں کی سرحدوں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظ میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عراق، کویت، بحرین وغیرہ جو نا ان کی سرحدوں کے اوپر وہ اسلحہ جمع کر رہا ہے، جیسے کہ کوئی انہوں نے پیدل فوج کے ذریعے، بری فوج کے ذریعے کوئی حملہ کرنا ہو۔ تو اب اس کو تقویت ملتی ہے۔ ان کے ایک سابق وزیر خارجہ ہیں منوچہر متکی، منوچہر صاحب یہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ ڈونلڈ ٹرمپ زمینی کارروائی کی بات کرتے ہیں، اس کے پاس تو اتنی صلاحیت نہیں، 5-6 لاکھ فوج ویسے کہاں سے لائے گا وہ، 50,000 ہے کم از کم۔ اگر وہ جو جزیرے کی جس کی بات کر رہے ہیں وہاں بھی 1.5-2 لاکھ فوج چاہیے، اگر ان کو ظاہر ہے وہاں ان کی آبادی ہے، فوج ہے، فوجی چھاؤنیاں ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ جو عراق، کویت اور بحرین میں آسانی کے ساتھ اندر داخل ہو کے جو ان کے امریکہ کے فوجی اڈے ہیں وہاں پہ، تو وہاں جناب ہم جو ہے وہ ان کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر 200 اہلکاروں کو بھی قیدی بنا لیا نا ہم نے اندر داخل ہو کے، تو سمجھیں کہ ہم نے ان اڈوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب جو ظاہر وزیر خارجہ رہے ہوئے ہیں تو وہاں کچھ ایسی باتیں ہوئی ہوں گی کبھی نا۔ وہ کہتا ہے کہ عراق کے وہ جو بحرین اور کویت کی گل ہی کوئی نہیں، عراق کے اندر وہ کہتا ہے ایک بڑی تعداد جو ہے نا وہ وہاں کے عوام جو ہے وہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے اگر ہم وہاں پہ قبضہ کرتے ہیں، وہاں جا کے امریکی اڈوں کے اوپر۔ یہ اس طرح کا وہ کوئی پلان بتا رہے ہیں۔ اگر یہ پلان وہ بتا رہے ہیں تو پھر امریکہ جو ہے وہ کیا جو سرحدوں کے اوپر فوجیں جمع کر رہے ہیں ان کو ایسے ہی جانے دے گا؟ یہ بہرحال جو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جنگ طویل چل رہی ہے اور فائدہ ہے اس میں اسرائیل کا، اور اسرائیل کے وزیر خزانہ نے یار کل یہ بیان دیے، اس نے کہا جناب یہ ہمارا وہ جناب آپ اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس میں نہیں کودنا چاہتے، تو ٹھیک ہے امریکہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ میں تو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اسرائیل کی یہ خواہش ہے کہ وہ خود نکل جائے عربوں کو اور ایران کو لڑا دے، اور امریکہ جو ہے وہ جو ہے بڑا بن کے جیسے بھی سپر پاور کے طور پہ اپنا آپ نوانے کے لیے وہ لگا رہے ان کے ساتھ۔ اور آخر میں یہ عرض کروں گا جو میں نے کہا نا کہ جرنیل جو ہیں ان کے 2 جوان سال بیٹے جو ہیں نا وہ ایک خاص مشن پہ ہیں اور ان کی زندگیاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، لیکن ظاہر ہے بہادر باپ کے بہادر بیٹے ہیں تو وہ لڑ رہے ہیں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے DGSPR ہوتے تھے
بابر افتخار صاحب، بعد میں وہ کور کمانڈر کراچی ہو گئے تھے، آج کل جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان سے چند دن پہلے مفتی عبد الرحیم صاحب کی ملاقات ہوتی ہے، تو اس ملاقات میں کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ جرنیل ہیں، ان کے بچے جو ہیں اگر فوج میں چلے بھی جائیں تو جناب وہ تو میس میں ہوتے ہیں، اور وہ ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں انہیں جناب کوئی ان کی جان کو خطرہ نہیں ہوتا، جناب وہ وہاں بھی وہ جناب ریشم پہنتے ہیں، پھولوں کی سیج پہ سوتے ہیں، اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں۔ تو وہاں یہ پتہ چلا ہے جناب یہ ایک بڑا معتبر گروپ ہے، وہاں یہ جو ہے نا یہ تفصیلات اس کی شیئر ہوئی ہیں واٹس ایپ گروپ میں، تو وہاں سے میں آپ کے نالج میں لا رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو لیفٹیننٹ بابر افتخار ہیں ان کی جو بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے 2 بیٹے ہیں اور دونوں فوج میں ہیں، اور دونوں اس وقت ان محاذوں پہ تعینات ہیں جہاں پہ جنگ جاری ہے۔ اب میں وہ کون سے محاذ ہیں جہاں وہ تعینات ہیں وہ میں نہیں بتا رہا، وہ سیکورٹی کے لیے ظاہر ہے کہ جرنیل کا بیٹا ہو تو پھر اس کو ٹارگٹ کرے، دشمن جو ہے اس نے تو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو تو چاہیے ہوتا ہے، تو یہ وہ میں نہیں بتا رہا، لیکن وہ ایسے محاذ پہ اس وقت برسرے پیکار ہیں جہاں جان ہتھیلی پہ رکھنا پڑتی ہے۔ اب ان کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں نا جو فوج میں ہیں، ان کی 1.25 مہینہ پہلے نا یہ شادی ہوئی ہے۔ اب وہ آئے ہیں چھٹی پہ اور دوبارہ پھر اسی محاذ پہ چلے گئے۔ اب ان کی جو خوش دامن ہے ان کے بیٹے کی، تو وہ جو سمدن جو ہیں ان کی جرنیل کی، وہ آتی ہے ان کے پاس کہ جناب آپ اتنے بڑے جرنیل ہیں اور آپ کا بیٹا جناب وہ بڑے سخت محاذ پہ اس وقت بھیجا ہوا ہے، تو جناب یہ آپ کچھ کریں، کم از کم چھٹیاں بدوا لو یا کسی نے سفارش کر کے ذرا واپس بلا لو انہوں، تسی ایڈے بڑے افسر ہو، جرنیل ہو تسی۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اگر جرنیلوں کے بچے جو ہیں وہ خطرناک محاذ پہ نہیں جا کے لڑیں گے تو پھر ہم عام لوگوں کو، عام سپاہیوں کو جو ہمارے فیملی ممبرز کی طرح ہوتے ہیں، تو ان کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب جا کے لڑیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اب جو بچے کی خوش دامن تھی وہ بیچاری چلے گئی، لیکن بچہ جو ہے اس وقت محاذ جنگ پہ ہے، یہ میں بتا رہا ہوں۔ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا جناب جرنیلاں دے نیانے شاید جناب سونے دے چمچا لے کے پیدا ہوتے ہیں اور جناب ساری زندگی عیاشی گزار دیندے نے، بھائی جان وہ جڑے کام کرتے ہیں جتھے ایک عام فوجی دا یا ایک عام شہری دا بچہ جنی انہاں دی جان دا رسک ہے نا اُنّا ہی انہاں دے بچیاں دی جان دا رسک ہے۔ یہ ایک انفارمیشن سی جی میں تھوڑا شیئر کرنی سی۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔